आए चड्डा गए चड्डा, ये तो नया कुछ कोट हो गया भाई। पहले हमने सुना था आया राम गया राम, बट ये कुछ नया हो गया कि आए चड्डा गए चड्डा। जी हाँ, ये कुछ बहुत टाइम से ही चल रहा था कि जो आम आदमी पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पंजाब से, राघव चड्डा जी, उन्होंने उनके साथ बहुत बीच में बहुत ज़्यादा टसल चल रहा था इंटरनल पार्टी में। बट एंड आज अब ये डिसाइड हो चुका है कि वो एंड इंक्लूडिंग सम अदर मेंबर्स हैव डिसाइडेड कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ेंगे एंड भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो क्या अब ऐसे मैटर्स में क्या एंटी डिफेक्शन लगता है या नहीं लगता है, उस चीज पे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। बट फर्स्टली वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एंटी डिफेक्शन लॉ। भाई देखते हैं कि एंटी डिफेक्शन के ये आइडिया आया कहां से। भाई जब तक कांग्रेस पार्टी, पहले जो हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी सिस्टम था 1950 के बाद से, जब भी इलेक्शंस हुए, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड जब जनरल इलेक्शंस हुए, तब तक तो कांग्रेस पार्टी ने एक अच्छा स्टेबल गवर्नमेंट बना कर रखा और स्ट्रांग गवर्नमेंट था। बट धीरे धीरे क्या हो गया, कांग्रेस का होल्ड कम होता गया। उसके साथ साथ ये आ रहा था कि पार्टी पॉलिटिक्स भी थोड़ा सा कंसोलिडेट होना स्टार्ट हुआ। तो भाई ये था कि भाई लोग क्या करते थे कि कभी कभार सरकार भी पलट जाती थी और सरकार के साथ साथ लोग पार्टी भी बदल देते थे। 1960s में पहली बार इस चीज को लेकर एक अटेम्प्ट दिया गया बाई वाई.बी. चौहान कमेटी। वाई.बी. चौहान was one of the crucial ministers in the इंदिरा गांधी कैबिनेट। उन्होंने अपने टाइम पे एंटी डिफेक्शन को रोकने के लिए बहुत सारे तरीके बताए, बट उस टाइम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं। आते हैं, आगे बढ़ते हैं 1960 से डायरेक्ट 1980s में आकर। उस टाइम तक तो थोड़े ठंडे बस्ते में ही रिकमेंडेशंस रहे, लेकिन फिर बाद में इस चीज को एक्सेप्ट किया गया कि भाई ये जो पार्टी चेंजिंग से कहीं ना कहीं सरकार गिर जाती है, इलेक्टोरल मैंडेट खत्म हो जाता है, उस चीज को रोकने का कोई ना कोई अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एंड ड्यू टू दिस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज ब्रॉट। And this 52nd Constitutional Amendment Act ensured that 10th schedule in the Indian Constitution add हुआ, जिसमें it was included that कि किस बेसिस में कौन से मेंबर्स को, अगर वो अपना पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, उसके बेसिस में कब उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अथॉरिटी किसे दी गई? स्पीकर ऑफ लोकसभा और स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। प्रॉब्लम यहां तक कुछ भी नहीं थी। इसने हालांकि काफी ज्यादा इस चीज को रोका भी कि ये जो पार्टी डिसरप्शन और इन सारी चीजों को, बट हाल के दिनों में देखा जाए, खासकर अगर 2020 के बाद से देखा जाए, ये इसने सिचुएशन काफी खराब की है। कैसे कि भाई अगर देखा जाए 2020 उसके बाद से स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, स्टेट्स लाइक कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ये कुछ ऐसे स्टेट्स रहे जहां पर कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो थे, विधायक जिन्हें हम कह सकते हैं, उन्होंने क्या किया, अपनी पार्टी बदली और रातों रात कहीं ना कहीं सरकार भी गिर गई, बिकॉज सरकार के पास मेजॉरिटी नहीं रही। तो अगेन द मैंडेट ऑफ द पीपल, द इलेक्टोरल मैंडेट गॉट डिफीटेड इन ऑल दीज 3 स्टेट्स इन रीसेंट टाइम्स। अब बात आती है कि भाई यहां तक तो फिर अगेन स्पीकर के पास जाना चाहिए। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? पहला चीज 10th शेड्यूल के साथ कि हाँ डिस्क्वालीफाई तो कर सकते हैं, स्पीकर करेंगे, लेकिन पहला चीज क्या है, स्पीकर के पास कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करके रखा गया कि स्पीकर कब तक में इस चीज पे डिसीजन लेगा। सेकंड कि जिनको अगर आप डिस्क्वालीफाई करते हो, क्या आप उन्हें ये चीज अलाउ, आप उन्हें कैसे उसके बाद, जैसे मान लीजिए अगर बाई इलेक्शंस होंगे, भाई डिस्क्वालीफाई होंगे तो सीट्स वैकेंट होंगी, सीट्स वैकेंट होंगी तो उन पे बाई इलेक्शंस कराएंगे। और अगर बाई इलेक्शंस में क्या होता है, यही जो डिस्क्वालीफाइड होते हैं, अगर फिर से क्या करता है, अगर जिन्होंने डिफेक्ट किया है वो री इलेक्ट होकर आते हैं। एंड इट इज अ ह्यूज प्रॉपर केस स्टडी है इस पे कि ये देखा गया है जनरली कि वो बाई इलेक्शन में फिर से जीत कर आएंगे। बस ये है कि इस बार जो जिस पार्टी की तरफ वो गए उधर सरकार बनने के लिए चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो
फ्रॉम टाइम टू टाइम इट हैज बीन ऑलवेज डिस्कस्ड कि भाई क्या चीज किया जा सकता है। या तो हम साउथ अफ्रीका का मॉडल अपना ले। व्हाट हैपेंस इन साउथ अफ्रीका कि भाई साउथ अफ्रीका में एक सेपरेट जुडिशियल कमीशन होता है और वो देखते हैं डिफेक्शन के मैटर्स को। सेकेंडली, या तो ब्रिटेन एंड कनाडा में देख कर लिया जाए कि भाई स्पीकर को एक काम करो कि आप अपने पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा जैसे आप इलेक्ट होते हो, ताकि बायसनेस ना रहे, क्योंकि अगर स्पीकर ने कहीं ना कहीं उस बायसनेस के साथ डिसीजन लिया तो दिक्कत हो सकती है। स्पीकर के पास क्योंकि टाइम लिमिट नहीं है तो इस चीज पे काम करने की जरूरत है, और क्योंकि स्पीकर बायसनेस करता है तो इसीलिए दिनेश गोस्वामी कमेटी और 170th लॉ कमीशन रिपोर्ट बोथ हैव रिकमेंडेड दैट कि हटा दो स्पीकर को। जो जनरल डिस्क्वालिफिकेशन होता है कि भाई प्रेसिडेंट देखते हैं और उधर गवर्नर देखते हैं स्टेट लेवल पे, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उस चीज को इंप्लीमेंट कर दो। या फिर नीति आयोग जो कहते हैं, नीति आयोग ने कहा है या वेंकट चलैया कमीशन ने कहा है, उस चीज पे काम करते एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल, या जैसा साउथ अफ्रीका का मॉडल उन्होंने कहा है उस तरीका कुछ कर लेते हैं। या तो आप इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना के इस मैटर को रिजॉल्व करें। स्पीकर के टाइम लिमिट पे केशव मेघचंद्र सिंह का जो केस है उसमें ऑलरेडी हो चुका था कि 6 महीने का टाइम दिया गया। हाल के दिनों में स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला ने एक कमिटी भी बनाई है, चेयर्ड बाय स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली राहुल नार्वेकर कमिटी, जो इसी मैटर पर डिस्कशन कर रही है कि व्हाट नीड टू बी डन। अब जब इस कमीशन ये इस चीज पर मैटर पर डिस्कशन कर रही है और उस मोमेंट पे जब ये चीज आई है कि जहां पे कुछ मेंबर्स जा रहे हैं उधर, तो अब इस चीज पे ये भी देखना पड़ेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन तो है, क्या ऐसे चीजें हो सकती है जहां पे ये डिस्क्वालीफाई ना हो, जिसमें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है, जिसने ऑलरेडी ये कह के रखा है कि अगर जो मेंबर्स उठकर जा रहे हैं, अगर वो 2/3 ऑफ द मेंबर्स हैं, अगर आपके जितने मेंबर्स अभी 7 लोग जो लोग जा रहे हैं उधर, अगर 7 लोग 2/3 मेंबर्स उस पार्टी के वो उस हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो लेट अस सी हाउ द थिंग्स मूव ऑन एंड हाउ हम ऐसे चीजों, ऐसे प्रोसेस को और कर्व कैसे कर सकते हैं, ताकि देयर शुड बी काइंड ऑफ फियर अमंग द पीपल कि वो अपना एक जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जिसको लेके चल रहे थे रातों रात अगर कैसे चेंज कर देते हैं। हालांकि इस चीज में बहुत ज्यादा बहस हो चुकी है कि राघव चड्ढा के लिए, बट देखने वाली बात हो गई कि अब जब राघव चड्ढा एज अ न्यू तरीके से अगर आते हैं राज्यसभा में या कहीं पर भी, हाउ ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट, हाउ ही इज गोइंग टू project his policies and how he has been, what he has been doing in the past, considering उन्होंने बहुत famous और बहुत अच्छे reforms के बारे में चर्चा की है, but how is this going to work with the government when he has been a huge critique of the government? It will be very much interesting. So आज के लिए इतना ही, thank you so much, goodbye. Dear students, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।